मैं एमएल सर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पादप जल संवर्धन। कल हमने इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, आज पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। कल बात करी थी विसरण तक की। विसरण अर्थात पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। विसरण में सभी पदार्थों की बात करी, कोई ठोस हो द्रव हो, सारे पदार्थ के अणु गतिशील होते हैं और उस गति ऊर्जा के कारण ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं और इनकी ये गति है जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो गति थी उसे ही विसरण कहते हैं। अब नेक्स्ट जो टर्म है नंबर 3, दूसरी हमने पढ़ी थी पारगम्यता और तीसरी है परासरण। कौन सी? परासरण यानी ऑस्मोसिस। या परख। देखिए लगभग विसरण जैसे, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है। यहाँ क्या है? केवल विलायक के अणु, केवल किसके? केवल विलायक के अणु। देखिए गमन हो रहा है वहां अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, यहाँ केवल किसकी बात कर रहे हैं? केवल विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से गमन या गति करना, गमन करना क्या कहलाएगा? परासरण कहलाता। यानी देखिए वहां हमने विसरण में कोई कंडीशंस नहीं लगाई थी। कंडीशन नंबर 1 है कौन सी? विलायक के अणु। और कंडीशन नंबर 2 है कौन सी? अर्ध पारगम्य झिल्ली। यहाँ विलय के नहीं है, केवल किसके? विलायक के अणु। जैसे कोई भी जो विलयन है, आप पढ़ते आए हैं केमिस्ट्री में भी, आपने प्रारंभिक कक्षाओं से ही पढ़ा है। विलयन किससे यानी घोल या विलयन किससे मिलकर बना है? विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। इनसे विलायक का मतलब क्या है? घोलने वाला। क्या है? घोलने वाला। तो केवल इसके अणुओं का गमन। परासरण में केवल किसके अणुओं का गमन है? विलायक के अणुओं का। किससे? अर्ध पारगम्य झिल्ली से। अर्ध पारगम्य झिल्ली पिछले वीडियो में बताई थी किसे कहते हैं? ऐसी झिल्ली जिससे विलायक के अणु तो आर पार जा सकते हैं लेकिन विलय के नहीं जा सकते। अर्थात विलायक के अणु आर पार गमन करें तो और विलय के नहीं कर सकते, तो ऐसी झिल्ली को क्या कहते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब देखिए हम यहाँ अधिकांश जो जैविक क्रियाओं में विलायक का काम कौन करता है? जल। जैविक क्रियाओं में सॉल्वेंट यानी विलायक का काम कौन करता है? जल। इसलिए यहाँ विलायक के अणु, इसके साथ या हम क्या लिख सकते हैं? जल का। जब विलायक के अणुओं या जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से गमन करना परासरण कहलाता है। यानी विसरण में दो कंडीशन है, एक तो फिक्स हो गए कौन से अणु गमन करेंगे, दूसरी किससे गमन करेंगे, ये चीजें फिक्स कर दी किसमें? परासरण में। ये परासरण हो गया, यानी विलायक के अणु या जल के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से गमन करें तो क्या कहेंगे? परासरण। अब देखिए यहाँ बात है कैसे गमन का तरीका है। अब अधिक सांद्रता या विलयन की बात नहीं हो रही है,
सांद्रता अधिक किसकी होनी चाहिए? विलायक की, विलायक की अधिक सांद्रता है। अर्थात देखिए किसी को कोई भी कोशिका है, कोशिका को हम जल में रख देंगे तो कोशिका क्या होती है? फूलती है। कोशिका के अंदर का विलयन सांद्र है, कोशिका के अंदर जो भरा हुआ विलयन है वो कैसा है? सांद्र होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैंने इसमें भी ये कोशिका डाली, क्या डाली हुई है? कोशिका। और इसमें हमने क्या भर रखा है? शुद्ध जल भर रखा है। तो पानी परासरण के कारण इसके अंदर प्रवेश कर, या विलायक क्या है? जल है। इस कोशिका के अंदर जो विलयन भरा हुआ, घोल भरा हुआ है, कोशिका में जो घोल है उसमें विलायक का काम कौन कर रहा है? जल कर रहा है। देखिए विलयन की बात करें तो यहाँ सांद्र है और यहाँ तनु है। ध्यान, विलयन कोशिका के अंदर सांद्र है, यहाँ पर तनु है। लेकिन हम केवल किसकी बात करते हैं? विलायक के अणु, जल के अणु। अब यहाँ देखिए जल के अणु यहाँ जाना है, इसमें जल में और कुछ घुला हुआ है, नहीं घुला हुआ, तो यहाँ जल की मात्रा कम है, यानी जल के अणुओं का सांद्रण यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा, इसलिए जल अंदर, बाहर से अंदर प्रवेश कर रहा है। इस प्रकार का जो प्रवेश केवल किसका? जल के अणुओं के, जल के अणु या केवल विलायक के अणु में प्रवेश करते हैं। किससे? अर्धपारगम्य। यहाँ जो कोशिका झिल्ली है, ये क्या है? कोशिका झिल्ली। ये किसका काम कर रही है? अर्धपारगम्य झिल्ली का काम कर रही है। तो जल के अणु को अंदर प्रवेश करेंगे, जिसके कारण ये कोशिका स्फीत यानी फूली हुई अवस्था में आ गई। पराशर की बात समझ बैठ गई। विलायक या जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली, इससे अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन करना परासरण कहलाता है। परासरण की प्रक्रिया को हम, परासरण की जो प्रक्रिया है इसको थिसिल की प्रयोग के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। इससे समझ सकते हैं थिसिल की के प्रयोग से। देखिए एक बीकर लिया हुआ है, इस बीकर में शुद्ध जल क्या भरा हुआ है? जल भरा। एक क्या लेते हैं? थिसिल की, इसको उल्टा ऐसा रखेंगे इस पानी में उल्टा, और यहाँ इसके ऊपर मैंने पार्चमेंट पे क्या बांधा हुआ है? पार्चमेंट पेपर। ऐसे थिसिल कीप जो है इस पर, इसके मुख पर क्या बांध देते हैं? पार्चमेंट यानी चरम पत्र बांध देते हैं, और तब इसके ऊपर एक परख नली ऐसे उल्टी करके, जिस पर पाठ्यांक अंकित हो। क्या अंकित है? पाठ्यांक अंकित है। या तो प्रारंभ में हम कह रहे हैं हमने यहाँ तक इसमें जल भर दिया, कहाँ तक भरा हुआ है? इसमें यहाँ तक जल भर के और इसे अंकित कर, यह है प्रारंभिक स्थिति। इसको मैंने स्टैंड से लगा दिया। अब ये इस प्रकार से देखिए, यहाँ क्या भरा हुआ है? इसमें जल भरा, क्या भर दिया है? जल भर दिया। ये क्या लगा दिया मैं? इसमें चरम पत्र लगा। ये क्या है? परख नली। क्या है? परख नली। ये क्या लगा दिया? थिसिल की।
ये है। अब इस प्रकार से एक थिसिल कीप क्या लिया गया है, थिसिल कीप है, इसके मुख पे यहाँ पे पूरे मुख पे क्या बांध दिया, चरम पत्र। ये जो चरम पत्र है यानी पर्चमेंट पेपर, क्या है, पर्चमेंट पेपर। ये पर्चमेंट पेपर क्या काम करेगा, अर्धपारगम्य का, किसका काम कर रहा है, अर्धपारगम्य झिल्ली का काम कर रहा है। कौन, पर्चमेंट पेपर जो थिसिल कीप पे बांधा हुआ। इस पर्चमेंट पेपर को मैंने बांधकर इसे उल्टा पानी से भरे बीकर में रखा और इसके ऊपर एक परत नहीं लगा। जल जहां तक चढ़ा वहां हमने क्या कर दिया है, अंकित कर दिया। उसमें क्या करा हुआ है, जल की प्रारंभिक स्थिति को अंकित करते और कुछ समय के लिए रखते हैं। अब देखिए यहाँ जल है और इसमें हमने क्या भरा हुआ, यहाँ तक शर्करा का घोल क्या भर देते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या भर दिया मैंने, शर्करा का घोल भरा। क्या है, शर्करा का, अरे यहाँ पानी में हमने शर्करा मतलब चीनी या नमक भी भर सकते, कोई बात नहीं, शर्करा भर दें, यानी चीनी या नमक कुछ भी घोल के विलयन हमने इस स्थिति तक भर दिया, यहाँ तक भरा हुआ है और कहा रख दिया, शुद्ध जल है। अब देखिए यहाँ जल है, बीकर में क्या भरा हुआ, शुद्ध जल। ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली, यहाँ पे क्या है, विलयन घोल है। तो जल की सांद्रता यहाँ बीकर में ज्यादा है, इस घोल में जल की सांद्रता कम है। कारण क्या है, क्योंकि हमने क्या घोला हुआ है, शर्करा घोली है। तो विलयन तो ये सांद्र है, गाढ़ा विलयन किसमें है, थिसिल कीप के अंदर है, लेकिन विलयन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल किससे है, विलायक अणुओं से। यहाँ जो गमन है वो किसका है, विलायक अणुओं के गमन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, विलायक के अणुओं के गमन की बात कर रहे हैं। तो इस कारण जहां जल की सांद्रता, विलायक के अणुओं की यहाँ सांद्रता ज्यादा, यहाँ कम है, तो ऐसे विलायक के अणु इसके अंदर प्रवेश करने लगते हैं। कुछ समय हम बात देखते हैं तो इसका जो स्तर है वो बढ़ जाता है। यानी ये हमने जब ज्ञात किया तो मैं कहूंगा कौन सी है, अंतिम स्थिति जब हम क्या, तो इस प्रकार इसका स्तर बढ़ना, भाई स्तर कैसे क्यों बढ़ा, कि पानी ने अंदर प्रवेश करा, किससे, अर्धपारगम्य झिल्ली से। क्यों करा, क्योंकि यहाँ विलायक अणुओं की सांद्रता ज्यादा है, यहाँ विलायक अणुओं की सांद्रता कम है। इस प्रकार से जल का जो प्रवेश, यानी जल के अणुओं का जो किसी घोल में प्रवेश हो रहा है, किसी घोल के अंदर प्रवेश जो हो रहा है, किससे, अर्धपारगम्य सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो प्रवेश हो रहा है, उसको ही क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब देखिए यहाँ जो ये प्रवेश है, इसी में मैं समझाऊंगा आपको, यहाँ जो प्रवेश हो रहा है अंदर जा रहा है, ये विलयन कैसा है, हाइपोटोनिक है, यानी परासरण के जो प्रकार। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो किस पे बात करेंगे, परासरण के प्रकार। परासरण समझ आ गया, अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक या जल के अणुओं का गमन या प्रवेश किसमें, किसी घोल में करना क्या कहलाएगा, परासरण। नेक्स्ट है परासरण के प्रकार। परासरण के प्रकार, पहला है अंतःपरासरण। अंतःपरासरण, एंडोस्मोसिस। अंतःपरासरण, देखिए यहां अल्प परासरी यानी कोशिका को, कोई भी कोशिका है या कोई निकाय है जो अल्पार्गम्य झिल्ली से, यानी कोशिका को किसमें, अल्प परासारी घोल, अल्प परासारी यानी हाइपोटोनिक, ये ध्यान रखना, अल्प परासारी को कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, घोल में रखने, घोल में रखने पर। अल्प परासारी का मतलब क्या है, जिसमें जल की मात्रा ज्यादा, अर्थात तनु विलयन है। कैसा विलयन है, तनु विलयन है। जैसे मान लीजिए ये बीकर है,
इस बीकर में मैंने कोई भी शर्करा वगैरह का क्या भरा हुआ है, तनु विलयन। तनु विलयन का मतलब समझ है कि जिसमें पानी ज्यादा मात्रा में घुला हुआ है। इसमें मैंने इस कोशिका तो सामान्य प्रयोग के तो जैसे किशमिश रखते हैं, माने मैंने क्या रखी इसमें, किशमिश रखी हुई, आपने देखा भी हो। यहाँ हम कोशिका से लेके चल रहे, मैंने इसमें इस कोशिका को रख दिया। ये क्या है, इसके अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब देखिए कोशिका का जो रस है, कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है वो अधिक सांद्र है। किसके बजाय, इस विलयन के बजाय। ये विलयन सांद्र है, ये विलयन कैसा, तनु। तो यहाँ कैसा विलयन है, सांद्र विलयन है। किस प्रकार का है, सांद्र विलयन। अब देखिए सांद्र विलयन का मतलब क्या है कि इसमें पानी की मात्रा कम है। तनु का मतलब क्या है, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा, अर्थात यहाँ विलायक ज्यादा है, यहाँ विलायक कम है। तो विलायक के अणु का सांद्रण यहाँ ज्यादा हो गया और यहाँ कम हो गया, तो विलायक के अणु अंदर प्रवेश करेंगे नहीं करेंगे, अंदर क्या करेंगे, प्रवेश कर रहे हैं। कहां से, तनु विलयन से सांद्र विलयन से। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ विलायक के अणु का सांद्रण कम है, यहाँ विलायक अणु का सांद्रण ज्यादा है। अंदर जो प्रवेश कर रहे हैं, यानी कोशिका के अंदर प्रवेश करना, या क्या कहें, कोशिका को अल्प रासायनिक घोल में रखने पर क्या कहेंगे, जल के अणुओं का प्रवेश करना। प्रवेश करना किससे, अर्धपारगम्य झिल्ली से। तो क्या कहलाएगा, अंतःपरासरण। क्या कहलाएगा, अंतःपरासरण। तो यहाँ एक कंडीशन ध्यान रखनी है, कोशिका को कहाँ रखा हमने, अल्प परासारी में। किसमें रखा है, अल्प परासारी विलयन। दूसरा जो प्रकार है कौन सा है, वही परासरण। वही परासरण, एक्सोस्मोसिस, वही परासरण। अब देखिए ये बिल्कुल इसके उल्टा है। यहाँ तनु विलयन था, अब मैं यहाँ क्या कर दूंगा, सांद्र विलयन। किसमें रख दिया मैं इसको, सांद्र विलयन, यानी हाइपरटोनिक में। किसमें रख दिया, हाइपरटोनिक में। तो इसके अपेक्षाकृत जब सांद्र में रखा है तो ये विलयन कैसा हो गया, तनु हो गया। कैसा विलयन हो गया, तनु। कोशिका के विलयन से ज्यादा सांद्र विलयन में रखें। कोशिका को हमने कहा दिया, कोशिका के अंदर जो घोल है उससे भी गाढ़े घोल में कोशिका को रख दें, तो कोशिका के अंदर विलायक के अणु ज्यादा है, बाहर कम है, इसलिए जल बाहर की ओर निकलने लगेगा। इसे क्या कहेंगे, वही परासरण। क्या कहेंगे, वही परासरण, यानी अंदर प्रवेश कर रहा है, अंतःपरासरण। अर्धपारगम्य झिल्ली से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जल अंदर प्रवेश कर रहा है कोशिका के, तो अंतःपरासरण। बाहर निकल रहा है तो वही परासरण। स्थिति कब है, जब कोशिका को अल्प परासर यानी हाइपोटोनिक, यानी कोशिका के घोल से पतले घोल में रखें तो अंतःपरासरण होता है। कोशिका को कोशिका घोल से गाढ़े घोल में रखें तो वही परासरण होता है। ऐसी स्थिति में कोशिका, वही परासरण में कोशिका पिचकेगी, अंतःपरासरण में कोशिका फूल जाएगी। ठीक, परासरण के प्रकार समझ आ गए। अब देखिए महत्व क्या है परासरण का। परासरण का महत्व, ये पादपों के लिए किस प्रकार से महत्व है इसका। की बात कर रहे हैं महत्व की। नंबर 1 अवशोषण, मूलों द्वारा जल का अवशोषण। भाई पेड़ पौधे जड़ों के द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। कौन सी विधि से, परासरण विधि से ही करते हैं। दूसरा है अवशोषण हो गया, ये जो अवशोषित जल है पौधे में वितरण होता, यानी सभी कोशिकाओं को मिलता है। किसके द्वारा, परासरण के द्वारा।
यानी पौधों में वितरण हो गया। तीसरा देखिए कोशिका की स्फीत यानी कोशिकाओं की स्फीत अवस्था बनाना। स्फीत अवस्था का मतलब क्या? कोशिकाओं को फूले हुए रखना। पानी अंदर प्रवेश करेगा तो ही तो कोशिका फूलेगी। चौथा है तरुण भागों की वृद्धि। पौधे में जो वृद्धि हो रही है उसके लिए भी परासरण आवश्यक है, क्योंकि परासरण के द्वारा ही जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचता है और इसके कारण ही कोशिकाओं में आपस में जो पोषक पदार्थ हैं उनका आवागमन भी होता है। नेक्स्ट है पौधों की हिमीकरण व शुष्कन से सुरक्षा। यानी जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो परासरण के कारण ही कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य है वो जमता नहीं है, यानी हिमीकरण जमने से रोकता है। तो पानी लगातार परासर आगे कोशिका से दूसरी कोशिका में चलता रहेगा तो टेम्परेचर नॉर्मल बना रहता है, जिससे पानी जमता नहीं। दूसरा है शुष्कन, यानी पानी की बहुत कमी है तो पौधों को सूखने से भी बचाता है। यदि किसी भाग में तेज धूप पड़ रही है, पानी नहीं मिल रहा, तो जड़ों से पानी अवशोषित होकर वहां तक पहुंचेगा तो शुष्कन के प्रति भी पौधों को प्रतिरोधी करता है। तो इस प्रकार से आज हमने किसको पढ़ा? ऑस्मोसिस। कल अध्ययन किया था विसरण का, आज किसका? परासरण का। परासरण किसे कहते हैं? दोबारा ध्यान दीजिए। परासरण विलायक या जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा या झिल्ली से गमन करना परासरण कहलाता है। यानी यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है हमको, विसरण में हमने ऐसी कोई बात नहीं करी थी, विलायक की कोई बात ही नहीं थी, वहां तो विलयन की बात नहीं थी, यहाँ विलयन की है। विलयन में से केवल किसकी? विलायक, यानी जो घोलने वाला पदार्थ जो सोलवेंट है उसके अणु गमन करते हैं किससे? अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि हमने कल पारगम्यता में पढ़ा था अर्धपारगम्य झिल्ली कौन सी है, जिससे विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं। विलायक के अणु तो आर पार जा सकते हैं लेकिन विलय के नहीं जा सकते, उसे क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य से प्रकार क्या हो गया? अंतःपरासरण और बहिःपरासरण। अंतःपरासरण का मतलब क्या है कि जब किसी कोशिका को किस में रखें? अल्प परासरी, यानी कोशिका के घोल से पतले घोल में रखें तो पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, इसे अंतःपरासरण कहते हैं। यदि कोशिका को कोशिका के घोल से गाढ़े घोल में रख दें, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, तो कोशिका से पानी बाहर निकलने लगता है, इसको बहिःपरासरण कहते हैं। परासरण के कारण ही देखो पौधों की जड़ों द्वारा भूमि से जल का अवशोषण होता है और ये अवशोषित जल जाइलम के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है। वहां से एक कोशिका से दूसरी कोशिका, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो वितरण होता है वो परासरण के द्वारा। कोशिका की फूली हुई अवस्था को बनाए रखना, तरुण भागों की वृद्धि के लिए और पौधों को हिमीकरण व शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी बनाने में भी परासरण का महत्व है। धन्यवाद।